हेलो मेरे क्लास 11 के चैंपियन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी मित्रा प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2025 का, उसको आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखो 28 फेब को आपका फाइनल एग्जामिनेशन है क्लास 11 का। तो जितने भी क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर साइंस में पूछे जाएंगे, मैं 110% गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा उसमें से ऑलमोस्ट 30 to 35 क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन के साथ मैच कर जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं आपके फाइनल एग्जाम में। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर के जो भी क्वेश्चंस और आंसर जो मैं आपको बताने वाला हूं आने वाले 2-3 वीडियो में, आप उसे मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। क्लास 12 के लिए भी यहाँ पे बैच में लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, जहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको मक्खन की तरह समझाता हूँ। कंप्यूटर साइंस का डर बिल्कुल हटा देता हूँ, एकदम मज़े दिला देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी दोस्तों के पास शेयर करना। फिर देखो मैं आपको कैसे कमाल के साथ सारी चीज़ें सिखाता हूँ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, डिटेल में कुछ भी चीज़ यहाँ पे नहीं चलेंगे हम लोग, क्योंकि टाइम कम है। लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपके देते चलूंगा, जिसे आप अपने कॉपी में लिख लिया करना, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, आप इसे खुद से पढ़ लेना, ठीक है। चलो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। सबसे पहली बात, तो सबसे पहली बार यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 तुमसे क्या कहता है, द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद द फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन कॉल्ड। कह रहा है कि जो कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर का इवोल्यूशन, उसमें जो फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन था उसे क्या कहते थे। तो भाई तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। तो जो फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन थी, फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर इवॉल्व किया गया था, उसमें वो तुम्हारे पास था एबाकस, है ना। क्या था भाई, एबाकस। इसको ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, उसमें से आंसर टिक किया है, तो आपको टिक किए हुए आंसर पे ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे गलत भी हैं, ठीक है जी, क्योंकि इसको मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है पीडीएफ को, तो ये पहले से सॉल्व किया हुआ पीडीएफ है। तो पहले से जो सॉल्व किया है उस पर ध्यान बिल्कुल भी मत देना, जो मैं बताऊंगा उस पर ध्यान देना है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तुमसे क्या कहता है, चूज वर्ड वन फ्रॉम द फ्लोइंग। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे ना 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन एक सबसे अलग है, कौन ऑड है, ये तुम्हें चूज करना है। तो अगर आप ऑप्शन ए को देखेंगे, ऑप्शन सी को देखेंगे, ऑप्शन डी को देखेंगे, तो यहाँ किलोबाइट, मेगाबाइट, पीटाबाइट दिया हुआ है। अगर आपने मेरे सारे के सारे लेक्चर देखे होंगे, जो कि क्लास 11 के लिए मैं 29 लेक्चर में पूरा का पूरा क्लास 11 कंप्यूटर साइंस पढ़ाया हूँ, अगर आपने उसे देखा होगा, तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन ए सी डी में दिया हुआ है, ये रिलेटेड है मेजरमेंट ऑफ मेमोरी से। तो भाई यहाँ पे सबसे अलग कौन सा हो गया, बी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल अलग है ना। 3 जो यहाँ पे तुम्हारे पास मेमोरी मेजरमेंट के लिए बात करी गई है, लेकिन ये जो तुम्हारे पास ऑप्शन बी है, ये फॉर्मवेयर है, ये बिल्कुल अलग है। तो सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 तुमसे क्या कहता है, अ निब्बल इज अ ग्रुप ऑफ, है ना। एक निब्बल जो होता है ये ग्रुप है, बिट्स, कितना बिट्स का ये तुम्हें बताना है। तो मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ। देखो एक निब्बल जो होगी ना, एक निब्बल, ये तुम्हारे पास 4 बीट के लिए आती है। कितना, 4 बीट्स। अगर मैं बोलूँ कि बताओ ये जो हमारे पास जो 2 निब्बल होगी, इसमें कितना बीट होगी, तो ये होगी 8 बीट्स, ठीक है। और जो 8 बीट्स होती है ये 1 बाइट के बराबर होती है, ध्यान रखना इस बात को, है ना। ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से। सही आंसर तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए। क्लियर है। आगे आगे बढ़ते हैं, आ जाओ जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये इंटरफेस करवाता है बिटवीन द, किसके किसके बीच में ये आपको इंटरफेस करवाता है, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। ये तुम्हें क्या करनी है भाई, बताना है। तो देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये यूजर एंड हार्डवेयर के बीच इंटरफेस कराने का काम करता है, यानी ऑप्शन बी विल बी ट्रू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो ऑप्शन टिक किए गए हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना है। क्लियर। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, तो ये तुम्हारे पास कहता है द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंटरनल ऑपरेशन, है ना। कह रहा है जो सेकंड जनरेशन वाली कंप्यूटर थी, उसमें जो इंटरनल ऑपरेशन हुआ करती थी, है ना, जो इंटरनल ऑपरेशन होती थी उसमें हम क्या यूज करते थे, क्या यूज करते थे, ये तुम्हें बताना है। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था फॉर दैट वर्किंग, उसके वर्किंग के लिए कौन से यहाँ पे चीज़ें यूज करी जाती थी भाई, तो वो तुम्हारे पास होती थी ट्रांजिस्टर। क्या होती थी भाई,
ट्रांजिस्टर, ये इतना लंबा कैसे खींचा जरा, क्या होती थी भाई, ट्रांजिस्टर। तो ध्यान रखना ऑप्शन बी विल बी ट्रू आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 अगर तुम देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तुमसे क्या कहता है, लैंग्वेज प्रोसेसर इज। तो देखो मैंने आप सभी को 3 तरीके के लैंग्वेज प्रोसेसर पढ़ाए हैं। उसमें से मैंने पहला पढ़ाया था आपको असेंबलर, दूसरा मैंने इंटरप्रेटर पढ़ाया और तीसरा कंपाइलर पढ़ाया। तो यहाँ बोला लैंग्वेज प्रोसेसर इज, तो भाई सारे के सारे यहाँ लैंग्वेज प्रोसेसर हैं। दैट मीन्स तुम्हारे पास जो सही आंसर हो जाएगी ना, ये तुम्हारे पास सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी, जो कि टिक किया गया है, ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो सही आंसर तुम्हारे पास क्या हो जाएगी भाई, ये तुम्हारे पास सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 तुमसे क्या कहता है, पहले तुम्हारे पास स्पेस दिए हुए हैं, बोलता है इज यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइस टू द कंप्यूटर। क्लियर। क्या कह रहा है तुम्हारे पास, यहाँ में तुम्हारे पास क्या दिया हुआ भाई, कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे सीपीयू हो गया, एएलयू हो गया, है ना। इसका एएलयू का फुल फॉर्म तुम्हारे पास पूछता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है इसका पूरा मतलब, ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो तुम्हारे पास बोल रहा है यहाँ 3 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इसमें से किसका यूज करेंगे एक्सटर्नल डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। तुम सब जानते हो पोर्ट, है ना भाई, पोर्ट का यूज यहाँ पे हम लोग करते हैं एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इन द कंप्यूटर। क्लियर। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फिर से तुम्हारे पास स्पेस दी हुई है, कहता है इज रिटन ऑन अ कंप्यूटर टू मॉनिटर यूजर एक्शंस, है ना। क्या कह रहा है भाई तुम्हारे पास, क्या कह रहा है तुम्हारे पास, इसको देखो ध्यान से। कह रहा है कि स्पेस दिया हुआ तुम्हारे पास, कह रहा है रिटन ऑन अ कंप्यूटर टू मॉनिटर यूजर एक्शन। तो भाई जो स्पाईवेयर होती है ना, तो स्पाईवेयर का यूज हम लोग करते हैं लिखने के लिए, क्या, ऑन अ कंप्यूटर टू मॉनिटर यूजर्स, है ना। मॉनिटर यूजर के लिए स्पाईवेयर का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना। मतलब ये लिखा जाता है, स्पाईवेयर लिखी जाती है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो ये तुम्हारे पास कहता है द बाइनरी सिस्टम यानी बेस 2 इज कंपोज्ड ऑफ 2 यूनिक सिंबल्स दैट आर। भाई 2 ही सिंबल्स यहाँ पे तुम्हारे पास आएगी, एक तुम्हारे पास आएगी 0, एक आएगी 1, ठीक है। तो 0 एंड 1 बाइनरी नंबर में ये 2 ही डिजिट, 2 ही सिंबल्स तुम्हें देखने को मिलते हैं। क्लियर है। सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी ऑप्शन बी 0 1। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था भाई, 9। चलो ये क्वेश्चन नंबर 10 तुमसे क्या कहता है, कह रहा है कि 2C9 ये तुम्हारे पास क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको चेंज करना है डेसिमल में। देखो अगर बेस में 2 लिखा है तो ये बाइनरी को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, बाइनरी। अगर बेस में 10 है तो ये डेसिमल को दिखाएगा, इसको पहचानने आना चाहिए भाई। अगर बेस में तुम्हारे पास 8 दिखा रहा है तो ये ऑक्टल को दिखाएगा। क्लियर। बेस में अगर 16 दिखा रहा है तो ये हेक्साडेसिमल को दिखाएगा। क्लियर है जी, किसको दिखाएगा, हेक्साडेसिमल को दिखाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। क्लियर है। चलो ये तुमसे क्या कह रहा है भाई, ये जो तुम्हारे पास नंबर दिए हुए हैं ये तुम्हारे पास दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में, तो इसे तुम्हें चेंज करना है किस चीज़ में, इसे तुम्हें चेंज करना है डेसिमल नंबर में। तो कैसे चेंज करोगे, देखो कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम मैंने आप सभी को एक टॉपिक पढ़ाया है, अगर आप उसे ध्यान से जाकर के देखेंगे और समझेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा 713, ये इसका सही आंसर है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए 5-6 मिनट का तो आप मुझे बोल दो कि सर वीडियो चाहिए, मैं तुरंत क्रिएट करके उसे दे दूंगा, बट आपके डिमांड के अकॉर्डिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तुमसे कहता है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर 1001 इज, है ना। देखो तुम्हारे पास क्या कह रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो 0 है ये 1 में बदल जाएगा, राइट, और जो 1 है ये 0 में बदल जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है। आगे क्लास 12th में मैं इसको पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी वाले केस में, है ना। तो जहाँ पर भी 1 है वहाँ तुम कर दो 0, जहाँ भी 1 है 0 है वहाँ तुम कर दो 1, और जहाँ 1 है वहाँ कर दो 0। इस तरीके के ऑप्शन तुम्हें कहीं दिख रहे हैं तो ऑप्शन सी में तुम्हें देखने को मिलेगा, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, ये तुम्हारे पास हो जाएगी सही आंसर। ठीक है जी, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी भाई, सही आंसर हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की यहाँ अगर हम बात करें तो कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम इज आर। एक सही प्रोग्राम का, एक अच्छा प्रोग्राम का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या गुण होता है, क्या चरित्र होता है, ये आपको बताना है। तो पहली बात भाई ये यूजर फ्रेंडली, हाँ तो यूजर फ्रेंडली होता है। रिलायबल यानी सुविधाजनक, बिल्कुल उसको रीड वगैरह करने में सुविधाजनक होनी चाहिए। पोर्टेबल, हाँ भाई अगर किसी कोड को मैंने एक सॉफ्टवेयर में लिखा है उसको हम दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जा सकते हैं। किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो में मैंने लिखा है तो उस कोड को अगर हम लिनक्स में लेके जा सकते हैं, या फिर आईफोन जो तुम्हारे पास होती है
iOS जो एप्पल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करती है उसमें भी अगर हमें लेके जाना हो, तो अगर ये सारी चीज़ें हो पा रही है तो उसको हम बहुत अच्छा क्या मानेंगे, प्रोग्राम मानेंगे, एक अच्छा कैरेक्टर वाला प्रोग्राम मानेंगे। तो सबसे पहली बात यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, पोर्टेबल होनी चाहिए। दैट मीन्स सभी चीज़ें क्या हैं, एक सही प्रोग्राम का कैरेक्टरिस्टिक है। सो ऑप्शन विल बी ट्रू। कौन सा? डी। ठीक है जी, सही आंसर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बात करेंगे। तुमसे कह रहा है इन द स्टेटमेंट x इंटू वाई इज इक्वल टू जेड। भाई यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इसका सिंटेक्स ही बदल दिया है, राइट। सिंटेक्स का मतलब क्या? स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर ही बदल दिया है, क्लियर। और जब तुम स्ट्रक्चर ही बदल देते हो, स्ट्रक्चर में ही मिसिंग कर देते हो उसको अरेंज करने में, तो यहाँ एक एरर जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर, है ना, सिंटेक्स एरर। कभी भी प्रोग्राम में अगर आपको यहाँ ऐसे लिखा हुआ है x इंटू वाई इज इक्वल टू जेड, आप बोलोगे ठीक ही तो है, क्या दिक्कत है। लेकिन कभी भी हम वेरिएबल को इस तरीके से डिक्लेयर नहीं कर सकते। ध्यान रखना, ये तुम्हारे पास क्या होती है? असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे। और अगर तुम्हारे पास इस तरीके से दो बार इक्वल का सिंबल लगा तो इसको बोलेंगे इक्वल टू। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में हम बात करने वाले हैं, सुनना ध्यान से। अगर मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल लिख दिया, कोई भी वेरिएबल, चलो मैंने लिख दिया a और मैंने इधर लिख दिया मान लो 20, ऐसे, क्लियर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड जो भी वैल्यू लिखी होगी उसको हम बोलेंगे एल वैल्यू, और एल वैल्यू हमेशा वेरिएबल होगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड क्या है? x इंटू वाई, तो ये क्या है? एल वैल्यू, और एल वैल्यू वेरिएबल होगा, जो कि वेरिएबल इस तरीके से कभी भी डिस्प्ले नहीं किया जाएगा, मतलब इसका सिंटेक्स गलत तरीके से डाला गया है। और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड जो भी वैल्यू लिखी होगी वो होगी आर वैल्यू, यानी राइट वैल्यू, क्लियर है, जो कि यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? 20, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेरिएबल यानी एल वैल्यू कभी भी हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। दैट मीन्स यहाँ पे ये तरीका क्या है? गलत है। मतलब कौन सा एरर जनरेट होगा? तो भाई ये तुम्हारे पास एरर जनरेट होगा यहाँ पे सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स ही गलत तुमने लिखा है, उसका स्ट्रक्चर ही गलत तरीके से तुमने डिजाइन किया है। क्लियर, मेरी बात समझ पा रहे हो आप सब? सो आंसर जो यहाँ पे सही होगा ये तुम्हारे पास हो जाएगी सिंटेक्स, है ना। सिंटेक्स तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? सही आंसर हो जाएगी। एरर आगे आपको पढ़ना है, मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा क्लास 12 में, तो वहाँ पे सिमेंटिक एरर, सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, है ना, ये अलग अलग तरह के एरर मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलो सही आंसर तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? 13 के लिए ऑप्शन बी। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है इन फ्लो चार्ट द पैरेललोग्राम सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। फ्लो चार्ट क्या होता है? तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? एल्गोरिदम का। तो इसमें हम पिक्चर के माध्यम से सारी चीजें क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पैरेललोग्राम वाली सिंबल होती हैं, ये वाली सिंबल, है ना, तो ये वाली जो सिंबल होती है इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर? तो इनपुट आउटपुट के लिए इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक उसी तरीके से मान लो तुम्हारे पास बोलेगा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का हम यूज करेंगे प्रोसेसिंग के लिए। उसी तरीके से मान लो तुम्हारे पास बोलेगा ओवल, तो इसका यूज करेंगे स्टॉप और स्टार्ट के लिए। फिर तुमसे बोलेगा भाई डायमंड, डायमंड जो सिंबल होती है इसका यूज हम लोग किस लिए करेंगे? तो इसका यूज हम लोग करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये 3-4 तरह के फिगर हैं जो आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। फिर तुमसे पूछेगा कि एरो का यूज हम लोग किस लिए करेंगे? तो भाई ये एरो का यूज हम लोग करते हैं फ्लो ऑफ डेटा, जो डायरेक्शन होगी उसको दिखाने के लिए, है ना। जो एरो होगा ये किसके ऊपर बात करेगा भाई? इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग डेटा, है ना, डेटा जो फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्शन के बारे में एरो बात करेगा। क्लियर, चलो सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 15 तुमसे क्या कह रहा है? द सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन टू लैंग्वेज, है ना। सी प्लस प्लस जो तुम्हारे पास है ये किसका मतलब इसके लिए जो एक्सटेंशन है ना, कौन से लैंग्वेज के लिए एक्सटेंशन है ये तुम्हें बताना है। सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन। सी प्लस प्लस क्या है? एक्सटेंशन है किसका? भाई देखो जो सी प्लस प्लस है ना ये सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन है, मतलब सी लैंग्वेज से सी प्लस प्लस बनाया गया है। पहले सी लैंग्वेज था, सी लैंग्वेज से ही जितने भी तुम लैंग्वेज देखते हो ना, पाइथन, जावा, ये लगभग लगभग सी से ही डेवलप किया गया है। तो सी का एक्सटेंशन फॉर्म क्या है? सी प्लस प्लस। अगर देखो तुमसे कई बार पूछता है व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम फॉर सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस का जो एक्सटेंशन नाम होगा वो होगा .cpp, और इसका पूरा मतलब होता है .c++। क्लियर है? तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी दे रहा हूँ उसको आप कहीं कहीं लिख लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको काम देगा। वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी होती है ड्यू टू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। खैर आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे पास यहाँ जो सही आंसर हो जाएगी नन ऑफ दीज, कोई भी यहाँ पे नहीं होगा, है ना, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो कहता है लिटरल्स आर डेटा आइटम्स, है ना। उसके बाद यहाँ पे स्पेस दिया हुआ ड्यूरिंग प्रोग्राम रन।
देखो लिटरल्स क्या होता है, लिटरल्स को ही कांस्टेंट कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को। इसको क्या कहते हैं भाई, कांस्टेंट्स कहते हैं। और कांस्टेंट का मतलब ऐसा वैल्यू जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय कभी भी चेंज ना करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिटरल्स कहते हैं। तो तुम्हारे पास क्या बोला है, लिटरल्स आर डेटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू, जो कभी भी अपना वैल्यू चेंज नहीं करे ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन को ही एग्जीक्यूशन बोला जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है? सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। देखो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये क्या कहता है, एवरी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय आ। देखो कहने का मतलब क्या है कि सी प्लस प्लस के अंदर जितने भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो टर्मिनेट करेगा, मतलब एंड करेगा। किसके साथ, कौन से सिंबल के साथ, तो वो हमेशा सेमीकोलन के साथ एंड होगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एवरी लाइन ऑफ सी प्लस प्लस एंड विद सेमीकोलन। इस चीज को आप कहीं भी लिख सकते हो नोट करके। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन 12th में भी आते हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है द प्रीडिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट फॉर इनपुट आउटपुट एंड एरर आर एज फॉलो। देखो ध्यान से सुनना। देखो ये तुम्हारे पास बोला है ना प्रीडिफाइंड स्ट्रीम, तो प्रीडिफाइंड स्ट्रीम जो होंगे यहाँ पे वो बेसिकली कुछ ऑब्जेक्ट हैं, और वो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे इनपुट के लिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगी वो आएगी सीन, है ना, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीडिफाइंड स्ट्रीम। तो प्रीडिफाइंड स्ट्रीम जो इनपुट के लिए आती है वो सीन होती है। आउटपुट के लिए तुम्हारे पास सी आउट आती है, और इरेर के लिए तुम्हारे पास शेयर आती है, कुछ इस तरीके से। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, प्रीडिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। क्लियर है? तो सही आंसर तुम्हारे पास क्या हो जाएगी भाई, सीन, सी आउट एंड शेयर। तो सही आंसर तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी। क्लियर है जी? एक नया इंसाइट मिल रहा है ना क्वेश्चन करने को। बस हम ऑप्शन आपको नहीं बता रहे, चीजों को समझा भी रहे, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। पैसेंस रख करके आप देख लेना, एक पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको इंसाइट मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। कहता था साइज ऑफ एग्जाम स्लैश ए। देखो आपने लिटरल के अंदर ना अलग अलग चीजें पढ़ा होगा। लिटरल्स को ही मैंने क्या बताया, कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होती है इसके अंदर आपने स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ा होगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में आपने स्टडी की होगी। इसकी जो साइज होती है ना ये 1 बाइट होती है, ध्यान रखना। कितना होता है जी, 1 बाइट। और एक एक्स्ट्रा बाइट ये क्या करेगा, 1 एक्स्ट्रा बाइट ये क्या करेगा, कंटेन करेगा। किसके लिए, तो नल कैरेक्टर के लिए। इसको हमेशा डबल कॉट में लिखा जाएगा। क्लियर है जी? तो यहाँ डबल कॉट में लिखा है, मतलब ये स्ट्रिंग लिटरल की बात किया जा रहा है। अब देखो तुमसे क्या कह रहा है भाई, तुमसे कह रहा है यहाँ पर कि इसकी साइज क्या होगी। तो पहले टोटल कैरेक्टर गिन लो। तो यहाँ तुम्हारे पास ई के लिए 1, एक्स के लिए 1, ए के लिए 1, एम के लिए 1, और इसको एक साथ गिनते हैं तो ये हो गया 1। टोटल कितने हो गए भाई, 2 3 4 5। कितने हो गए भाई, 5 हो गए। टोटल तुम्हारे पास कितने हो गए, ये चीज मुझे बताओ। टोटल कितने हो गए, 5। ठीक है, टोटल तुम्हारे पास कितने हो गए, 5 कैरेक्टर हो गए। लेकिन एक एक्स्ट्रा बाइट ये क्या करेगा, कंटेन करके रखेगा, ध्यान रखना। क्लियर है? ये एक एक्स्ट्रा बाइट को क्या करेगा, कंटेन करके रखेगा सी प्लस प्लस के केस में। तो जितना टोटल कैरेक्टर है उसको तुम क्या करोगे, गिन लोगे, और एक एक्स्ट्रा अपने से जोड़ दोगे, तो तुम्हारे पास सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए यानी 6। इसकी जो रियल साइज होगी वो कितनी होगी, ऑप्शन 6 होगी। मतलब 6 यहाँ पे बाइट तुम्हारे, सॉरी 6 बाइट हो जाएगी इसकी सही आंसर। साइज इसकी 6 बाइट हो जाएगी। अच्छा सुनो, कुछ लोग ना इसको मॉडर्न कंपाइलर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर 5 आएगा। लेकिन देखो तुम्हारे एग्जाम में टर्बो C7 एक सॉफ्टवेयर है, उसी के आधार पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये एक ओल्ड कंपाइलर बेस क्या है, प्रोग्राम है, मतलब सॉफ्टवेयर है। तो इसके अकॉर्डिंग चले तो 6 बाइट होगा, अगर हम नए वाले के अकॉर्डिंग चले तो 5 बाइट होगा। तो खैर तुम्हारे जेक बोर्ड में जो चीजें फॉलो करी जाती है वो ओल्ड कंपाइलर वाला सॉफ्टवेयर को फॉलो किया जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी ट्रू आंसर। चलो आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ो। यहाँ देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। देखो अगर तुम मल्टीपल यूज करते हो इनपुट आउटपुट ऑपरेटर का कहाँ पे, एक ही स्टेटमेंट में, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोला जाता है कैस्केडिंग। उसको क्या बोलेंगे, कैस्केडिंग। कैस्केडिंग क्या भाई, एक प्रोसीजर है जिसके तहत हम मल्टीपल टाइम इनपुट आउटपुट ऑपरेटर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन तुमसे क्या कहता है, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इज। लॉजिकल ऑपरेटर का सेट क्या है, तो भाई देखो लॉजिकल ऑपरेटर में तुम्हारे पास ये वाला सिंबल आएगा जिसको हम लॉजिकल एंड कहते हैं, ये वाला सिंबल आएगा जिसको हम लॉजिकल और कहते हैं, है ना। और एक तुम्हारे पास ये आएगा जिसको हम लॉजिकल
नॉट कहते हैं। ये 3 सिंबल तुम्हें कहाँ दिख रहे हैं, उस वाले ऑप्शन को तुम टिक करो और निकलते बनो भाई। तो ऑप्शन सी में दिख रही है, ऑप्शन सी विल बी ट्रू आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। कहता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर रिस्पेक्टिवली, है ना, कह रहा है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन से है। तो प्लस प्लस जो होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को दिखाता है, वाइल माइनस माइनस जो होता है ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर को दिखाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी ट्रू आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 की बात करेंगे। कहता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फ्लोइंग एक्सप्रेशन। तुम्हारे पास एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और तुम्हें बताना है किसका क्या एक्सप्रेशन का आउटपुट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, ये तुम्हें बताना है। क्लियर। तो सबसे पहली बात अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, ये तुम्हारे पास क्या दिया है भाई, कंडीशन दिया हुआ है, राइट। ए में जो वैल्यू स्टोर कराई गई है 3, बी में वैल्यू स्टोर कराई गई है 0। ठीक, तुमसे कह रहा है कि जो ए की वैल्यू है ना ये ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, एंड यहाँ पे एंड लगाया है, और यहाँ तुम्हारे पास क्या बोला है ए प्लस बी, है ना, ये ग्रेटर देन ए है। तो देखो ए की वैल्यू मतलब ए में कितनी वैल्यू 3, तो 3 को हमने यहाँ लिखा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है बी की वैल्यू क्या है 0, और यहाँ एंड बोला है। ठीक, और यहाँ बोला तुम्हारे पास ना ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 0, और बोला है ये। तो यहाँ अगर तुम ध्यान से देखो भाई 3 जो है ये तो तुम्हारे पास क्या है, स्टेटमेंट तो सही है भाई, 3 जो है वो 0 से ग्रेटर हो सकता है बट इक्वल नहीं है। ठीक, और ये तुम्हारे पास क्या बोला है 0 प्लस 3, ये जो ए से क्या है ये बड़ा है भाई। देखो ए की वैल्यू क्या है 3, तो 3 से बड़ा कैसे होगा, इक्वल हो सकता है। मतलब ये ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो रही है तुम्हारे पास, गलत हो रही है। और जब गलत होती है ना, फॉल्स होती है, तो उसके लिए हमारे पास जो आउटकम आएगी ना वो आएगी 0। क्या आएगी 0। दैट मीन्स ऑप्शन बी तुम्हारे पास सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करेंगे 24 के बारे में। कहता है द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ एन ऑपरेंड टू अ स्पेसिफिक टाइप इज कॉल्ड, है ना, जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होती है एक ऑपरेंड की टू अ स्पेसिफिक टाइप इज कॉल्ड, एक स्पेसिफिक टाइप के लिए जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होती है ना ऑपरेंड के लिए, एक ऑपरेंड का जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है उसको हम क्या कहते हैं ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कहलाती है टाइप कैस्केडिंग, सॉरी कैस्टिंग, है ना, टैप कास्टिंग कहलाती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। टैप कास्टिंग क्या है, एक प्रोसीजर है जहां पर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होती है किसी एक ऑपरेंड की। ठीक है जी, समझ में आ रही बातें। चलो आप बोलोगे सर ये सारी चीज़ें क्या है, डिटेल में बताओ। डिटेल में यहाँ नहीं सीख सकते, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। 29 वीडियो लेक्चर में मैंने पूरा का पूरा क्लास 11 पढ़ाया है भाई। आप लोग अगर मेरे चैनल को एक्सप्लोर करेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगे। लेकिन कौन पढ़ता है भाई कंप्यूटर, मजाक में लेते हैं और 12th में फिर ले लेता है तुम लोग को एक चरण, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है विच हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम टू मेक यूज ऑफ C++ बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शन। ध्यान रखो मैथमेटिकल फंक्शन जैसे तुम्हारे पास पाव हो गया, है ना, तुम्हारे पास टेन थीटा वाला जो आता है यहाँ पे ऐसे। तो मैथमेटिकल काम करने के लिए जितने भी फंक्शंस आते हैं ना, जैसे SQRT हो गया, क्लियर है। तो ये सब जितने भी फंक्शन हैं जो बिल्ट इन फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है C++ के अंदर, ये सारे के सारे एक हेडर फाइल के अंदर कंटेन किए जाएंगे और वो कहलाता है math.h। क्या कहलाएगा भाई, math.h कहलाएगा। उस हेडर फाइल को क्या बोलेंगे, math.h। तो प्री डिफाइंड अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन है और वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज किए जा रहे हैं तो कौन से हेडर फाइल के अंदर आते हैं, वो आते हैं math.h के अंदर। यहाँ स्ट्रिंग किया हुआ है, स्ट्रिंग का यूज हम करेंगे स्ट्रिंग को मेजर करने के लिए, उसका लेंथ वगैरह काउंट करने के लिए, है ना। तो ये तुम्हारे पास गलत ऑप्शन टिक किया गया, उस पर ध्यान ना दे। चलो आगे बढ़ते हैं, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। कहता है स्ट्रक्चर डिफिनेशन एंड्स विद। ध्यान रखना स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है जी, जिसमें तुम क्या करते हो, बहुत सारे डेटा को अलग अलग टाइप के जो वेरिएबल होंगे उसको तुम एक नाम के साथ क्या करते हो भाई, ग्रुप कर देते हो, कंबाइन कर देते हो, राइट। और उसको हमेशा सेमीकोलन के साथ क्या किया जाएगा, एंड किया जाएगा। इस चीज़ को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, इसको क्या किया जाएगा भाई, सेमीकोलन के साथ इसको हमेशा एंड किया जाएगा। सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी ऑप्शन बी। देखो एक्सेस स्पेसिफायर जो होगी ना ये कॉलन ऑपरेटर में यहाँ पे आएगा, बट यहाँ तुम्हारे पास सही आंसर हो जाएगा सेमीकोलन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। ये तुमसे क्या कहता है भाई, ये कहता है वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट। मतलब कौन सा प्रोग्राम की बात करी जा रही है, तो ये तुम्हारे पास C++ की बात कर रहा है। मतलब C++ का जो प्रोग्राम है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, तो भाई देखो तुम्हारे पास एक मेन फंक्शन होता है और इसको कंपलसरी फंक्शन माना जाता है C++ के अंदर।
जब तक इस फंक्शन को आप प्रोग्राम में नहीं ऐड करोगे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट नहीं करेगा। सो द सी प्लस प्लस प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट ऑलवेज फ्रॉम मेन फंक्शन, है ना। सो इट इज कॉल्ड कंपलसरी फंक्शन। तो मेन फंक्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो तुमसे क्या कहता है, इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज एम, और यहाँ पे तुम्हारे पास दिया हुआ है 20 और 10। देखो अगर हम एक एरे के डिक्लेरेशन की बात करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे डेटा टाइप, है ना, डेटा टाइप। क्लियर है जी। फिर हम यहाँ क्या करते हैं, एरे का नाम लिखते हैं। क्या करते हैं भाई, एरे का नाम लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं एम और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं एन। क्लियर है, और ऐसे सेमी कॉलन लगाते हैं। तो यहाँ पे एरे का नाम क्या दिया हुआ है, एम। डेटा टाइप नहीं बताया हमें, लेकिन यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ उससे हम पता कर सकते हैं भाई ये इंटीजर टाइप की वैल्यू ऐड की है, मतलब ये इंटीजर टाइप का कोई एरे है। तो यहाँ पे इंट ऐसे लिखा हुआ रहेगा, इंट। मान लो इसको हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है, 20 और यहाँ पे है 10। तो यहाँ तुम्हारे पास क्या बोला है भाई, इसकी साइज क्या होगी ये तुम्हें बताना है कि भाई इसमें कितने एलिमेंट होल्ड किए जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होल्ड किए जाएंगे उसे निकालने के लिए तुम्हारे पास जो एम होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो एन के साथ। एम और एन क्या है, एम है तुम्हारे पास नंबर ऑफ रोज, है ना, और एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी कॉलम्स। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो एक एरे के अंदर कितने एलिमेंट होल्ड किए जा रहे हैं वो वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। क्लियर। तो इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू 10 अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा। और 200 ये क्या बता रहा है, 200 ये बता रहा है कि ये जो एरे हमारे पास दिया हुआ है एम नाम का, है ना, इस एरे के अंदर 200 एलिमेंट को रखा जा सकता है, 200 एलिमेंट होल्ड किए जा सकते हैं। राइट। तो सही आंसर तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं। एरे क्या होता है भाई, एक कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा एलिमेंट का, जिसमें हम बहुत सारे डेटा को जो एक टाइप के डेटा है, सिमिलर टाइप के डेटा है, उसको किसी एक वेरिएबल के अंदर, किसी एक नाम के अंदर क्या करते हैं, स्टोर कराते हैं। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। कहता है डू व्हाइल लूप इज एन, और स्पेस दिया हुआ तुम्हारे पास, कहता है कंट्रोल लूप। तो ये भाई एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, ध्यान रखना। ये क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। अच्छा एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब क्या होता है भाई, एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब होता है कि इसमें जो भी कंडीशन लिखे हुआ है ना, जो भी कंडीशन लिखे हैं ये कंडीशन चेक किए जाएंगे, है ना। चेक किए जाएंगे कब, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम जब रन कर जाएगा तब उसके अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है ना वो चेक की जाएगी। डू व्हाइल लूप जो होता है ये एटलीस्ट एक बार रन करेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये कंडीशन चेक करता है एक बार रन करने के बाद। तो कंडीशन चेक करने के लिए कम से कम इसको एक बार एग्जीक्यूट होना ही पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात को, इसके रिगार्ड्स क्वेश्चन आएंगे आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे। ये तुमसे क्या कहता है, इफ अ लूप डज नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट इन इट्स लूप बॉडी देन इट इज कॉल्ड। क्या कह रहा है भाई तुम्हारे पास, एक लूप जो डज नॉट कंटेन मतलब कुछ रखता ही ना हो, कोई भी स्टेटमेंट नहीं रखता हो अपने लूप बॉडी के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो भाई ये तुम्हारे पास एक इम्पिटी लूप होती है। इम्पिटी लूप का मतलब खाली लूप, उसके अंदर जो भी लूप बॉडी है उसमें किसी भी तरह का कोई भी स्टेटमेंट को कंटेन नहीं करेगा। क्लियर है। तो सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी ऑप्शन सी, दैट इज कॉल्ड इम्पिटी लूप। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो तुम्हारे पास 31 नंबर क्वेश्चन है। कहता है डेटा टाइप मॉडिफायर्स आर, जो डेटा टाइप मॉडिफायर्स होती है वो क्या होती हैं, ये तुम्हें क्या करना है, बताना है भाई। डेटा टाइप मॉडिफायर्स जो होती है ये क्या होती है ये तुम्हें बताना है। तो देखो तुम्हारे पास साइंड भी होती हैं, अनसाइंड भी होती है, लॉन्ग भी होती हैं। तो ये तीनों तरह की जो चीजें हैं ना ये डेटा टाइप मॉडिफायर कहलाती हैं। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी ट्रू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप देखो कुछ चीजें ना आपको डायरेक्ट यहाँ पे समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि आपने पूरा साल तो पढ़ा नहीं है भाई। आज सोचोगे कि हम सिर्फ क्वेश्चन करके सारी चीजें सीख जाएं, इतना भी तुम्हारा दिमाग तेज नहीं है, इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जितना बता रहा हूं उसको दिमाग में रिकॉल करो, जो भी चीजें आपने पढ़ा है, और नई चीज़ों को अपने दिमाग में कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम स्टोर करके रखें, सो दैट आप उसको अपने एग्जाम में रिप्रेजेंट करो और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को फेच कर पाओ। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता और यहाँ तुम्हारे पास स्पेस दिया है, इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस। वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस, जब भी इस लाइन को दिखे तो वहां पे तुम्हें टिक करना है पॉइंटर, है ना। ठीक है, एक वेरिएबल, पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को क्या करता है भाई, स्टोर करके रखता है। क्लियर है। तो वही चीज बोला है। अब पॉइंटर यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास पॉइंटर। अब पॉइंटर इज अ वेरिएबल, एक पॉइंटर क्या है, वेरिएबल है दैट होल्ड्स, जो होल्ड करता हो, रखता हो क्या, मेमोरी एड्रेस, किसका, तो अनदर वेरिएबल का।
आगे मैं चैप्टर 8 में पढ़ाऊंगा क्लास 12 के अंदर पॉइंटर के बारे में डिटेल में। ठीक है, चलो। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन कई बार पूछ लेता है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा टाइप, है ना, क्या लिखेंगे, डेटा टाइप। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंटर नेम। जो भी पॉइंटर का नाम होगा वो लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से एस्टरिस्क सिंबल लगाने के बाद, पॉइंटर नेम कुछ ऐसे। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा इंट और यहाँ हमने लगाया एस्टरिस्क और यहाँ हमने लगा दिया PTR, तो ये तुम्हारे पास क्या कहलाएगी, पॉइंटर का रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी कुछ इस तरीके से। तो इसको भी याद रख लो, इससे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तुम्हारे पास सही आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगी, पॉइंटर हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। देखो अब तुम्हारे पास क्या कह रहा है, ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स। जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है ना, ये टर्मिनेट करती हैं। देखो मैंने आप सभी को ना स्टेटमेंट के अंदर 3 तरह का स्टेटमेंट पढ़ाया है, ब्रेक स्टेटमेंट, कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट। एक बार आप गो थ्रू कर लेना, तीनों से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट से पूछा है, पता नहीं आपके एग्जाम में हो सकता है कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट से पूछ ले। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम लोग करते हैं एक जो लूप होती है ना, उससे इमीडिएटली बाहर निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए। आप कह सकते हो कि इंटायर जो लूप है वो पूरा का पूरा क्या करेगा, वो ब्रेक कर जाएगी, वहां से तुम इमीडिएटली क्या करते हो, एग्जिट कर जाते हो। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम लोग करते हैं इंटायर लूप को एग्जिट करने के लिए। सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तुमसे कह रहा है STR कैट, है ना। STR कैट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग कनकैटिनेट, है ना। और ये एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर आती है। स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर क्या होती है भाई, ये वाला जो फंक्शन है वो आता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को लिखेंगे और इसके अंदर ये वाला क्या आता है, फंक्शन आता है। इसका यूज किस लिए करेंगे, तो हमारे पास जो 2 स्ट्रिंग होगी उसको क्या करने के लिए करेंगे भाई, उसको हम लोग कंबाइन करने के लिए करेंगे कनकैटिनेट। कनकैटिनेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंबाइन करना, है ना। इसका मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, है ना। सो व्हेनेवर वी वांट टू कंबाइन 2 स्ट्रिंग्स ऑन दैट टाइम strcat फंक्शन वी विल यूज, है ना। हम लोग क्या करेंगे, कनकैटिनेट के लिए जो स्ट्रिंग है str कैट फंक्शन उसको यूज करेंगे। सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ता। अच्छा, इसी तरीके से तुम्हारे पास पूछेगा strcpy का यूज किस लिए करेंगे, तो एक स्ट्रिंग को कॉपी कराने के लिए इसका यूज हम लोग करेंगे। फिर तुमसे पूछेगा strcmp का यूज किस लिए करेंगे, तो इसका यूज हम लोग करेंगे 2 स्ट्रिंग के बीच कंपैरिजन करने के लिए इसका यूज करेंगे। फिर आपसे बोलेगा भाई strlen, इसका यूज किस लिए करेंगे, तो स्ट्रिंग के लेंथ को काउंट करने के लिए करेंगे। फिर तुमसे बोलेगा भाई तुम्हारे पास टू अपर, है ना, इसका यूज किस लिए करेंगे, तो देखो तुम्हारे पास कोई भी चीज़ है जो लोअर केस में लिखी हो, देखो C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब छोटा अक्षर में कोई चीज़ तुम लिखोगे तो उसका कुछ और मीनिंग होगा, बड़े अक्षर में कुछ तुम लिखोगे तो उसका कुछ और मीनिंग होगा। तो टू अपर का मतलब इंग्लिश में, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा राजू, तो ये छोटे अक्षरों में है, लेकिन हम प्रोग्राम के अंदर इसको चेंज करना चाहते हैं बड़े अक्षरों में, ऐसे, है ना, बड़े अक्षरों में चेंज करना चाहते हैं। तो छोटे अक्षरों को बड़े अक्षर में जब हमें चेंज करना हो तो टू अपर फंक्शन का यूज करेंगे। अगर इसी चीज को बड़ा से छोटा यूज करना हो, बड़ा मतलब बड़ा अक्षर में हमने लिखा, अब इसको छोटे अक्षरों में बदलना है, तो हम यहाँ यूज करेंगे टू लोअर फंक्शन। तो इस तरीके से आप सारे के सारे फंक्शन क्या करोगे, याद रखोगे। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन तुमसे क्या कहता है भाई, ये क्वेश्चन तुमसे कहता है द डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट, है ना, इवन व्हेन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स इनिशियली। भाई तुम्हें मैंने क्या बताया, डू व्हाइल लूप जो होगा इसमें कंडीशन गलत हो या सही, एटलीस्ट एक बार ये क्या करेगा, रन करेगा, यानी वंस। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा द डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इवन व्हेन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स इनिशियली। शुरुआत में एक्सप्रेशन गलत हो तब भी ये क्या करेगा, रन करेगा। अभी मैंने कुछ देर पहले ऊपर आपको बताया था। चलो क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। ये तुमसे क्या कहता है, हाउ मेनी टाइम्स द कैरेक्टर एस्टेरिस्क, यहाँ पे तुम्हारे पास दिया हुआ है प्रिंटेड, कह रहा है तुम्हारे पास ये वाला कितना बार प्रिंट होगा, इस कोड के अकॉर्डिंग तुम्हें बताना है। तो यहाँ लूपिंग चलाया गया है, फॉर लूप। तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जा रही है, 5 तक, मतलब अल्टीमेटली ये 5 बार क्या होगा, प्रिंट होगा। और बारी बारी कितना बढ़ेगा, 1, मतलब यहाँ देखो सी आउट में कैसे डिस्प्ले हो रही है, इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है, मतलब यहाँ पे इंडल नहीं लगा, मतलब एक ही लाइन में ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, इसका ये आउटपुट आएगा। तो तुम्हें पूछा कितना बार ये वाला जो होगा ना भाई कैरेक्टर ये प्रिंट होगा, तो 5 बार प्रिंट होगा, है ना। सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी 5th, सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए 5 टाइम्स। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन तुमसे क्या कहता है, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड,
देखो एक फंक्शन को जब हम डिक्लेयर करते हैं ना प्रोग्राम के अंदर, तो उसको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, राइट, है ना। वेन एवर वी विल डिक्लेयर अ फंक्शन इन अ प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। तो इसको याद रखेंगे, ये क्लास 12th में भी इस साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब 2026 के फाइनल पेपर क्लास 12th में भी पूछा हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो 38 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये तुमसे कहता है द पैरामीटर्स दैट एपियर्स इन अ फंक्शन कॉल अ स्टेटमेंट आर। कह रहा है कि एक पैरामीटर जो एपियर होता हो, है ना, इन अ फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में जो पैरामीटर एपियर होता है उसको हम क्या कहते हैं। ये चीज़ें तुम्हें क्या करनी है भाई, ये चीज़ें तुम्हें बताना है। तो देखो एक पैरामीटर जो एपियर होता हो फंक्शन के कॉल के समय स्टेटमेंट में, तो सॉरी कॉल के समय, तो उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल पैरामीटर बोलेंगे। देखो मैंने आप सभी को ना कॉलिंग पैरामीटर, कॉलिंग फंक्शन पढ़ाया है, जिसमें से एक्चुअल पैरामीटर पढ़ाया है मैंने तुम सबको, और मैंने तुम सबको फॉर्मल पैरामीटर भी बताया है। तो एक्चुअल यहाँ पे तुम्हारे पास सही आंसर हो जाएगा। चलो अगर हम बात करें 39 नंबर क्वेश्चन की, तो ये तुमसे कहता है इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू देन इट्स रिटर्न टाइप इज। रिटर्न टाइप का मतलब होता है नॉट इवन वॉइड, है ना, मतलब वहाँ पे कोई भी वैल्यू तुम्हें रिटर्न नहीं हो रही है। तो यहाँ वही बोला तुम्हारे पास, अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू देन इट्स रिटर्न टाइप इज वॉइड होगा भाई, है ना। एक फंक्शन जो है कुछ भी चीज़ें रिटर्न नहीं कर रही है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही है, तो वो कौन सा रिटर्न टाइप होगा, वॉइड होगा। सही आंसर तुम्हारे पास ऑप्शन बी हो जाएगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तुमसे कहता है कि इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड द कॉल फंक्शन, है ना, द कॉल्ड फंक्शन एक्सिस्ट एंड वर्क विद द। देखो कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू की अगर हम बात करें, है ना, कॉल बाय वैल्यू की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना ये ओरिजिनल वैल्यू पे काम करेगा और ये ओरिजिनल वैल्यू को ही डिस्प्ले कर देगा, प्रिंट कर देगा। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस की जब हम बात करते हैं, है ना, कॉल बाय रेफरेंस की जब हम बात करेंगे तो ये ओरिजिनल वैल्यू पे क्या करेगा, एक्सेस करेगा, इसी पे काम करेगा, लेकिन इसकी जो आउटपुट आएगी वो चेंज होकर के आएगी। क्लियर है जी। तो यहाँ तुम्हारे पास क्या बोला, कॉल बाय रेफरेंस मेथड कॉल्ड फंक्शन एक्सेस, एक्सेस कैसे करता है, तो ये ओरिजिनल वैल्यू पे करता है, ध्यान रखना। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी सही आंसर, ये हो जाएगी तुम्हारे पास ऑप्शन बी ओरिजिनल वैल्यू, है ना जी। क्या हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू। इस तरीके से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन क्या करे भाई, डन कर लिए हैं। तो आपका क्या धर्म बनता है भाई इस चैनल के प्रति, कि भाई वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करनी है, और अगर आपको लगता है कि भाई मेरे तरह बाकी दोस्त जो कुछ नहीं पढ़े हैं लेकिन उनको सीखने के लिए मिल जाए, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और एक चीज़, इस वीडियो का ओपिनियन आप अपने बारे में, मतलब अपना ओपिनियन इस वीडियो के बारे में दे सकते हो, कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में भाई, कमेंट इज अवेलेबल फॉर यू गाइस। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ मैं आप सभी को एक नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखा करना, जितने भी चीज़ें बताऊंगा डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में हिट कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, आपके एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ जाए, यही मैं आपसे कामना करता हूँ, यही मैं आपके लिए उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।